नूह के अंदर भी कल एक वीडियो आ रही थी कि इलेक्शन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे और इन्होंने कई जगह वोटिंग भी नहीं करनी थी, किसी की डॉक्यूमेंट्स में कमी बता के, किसी के अंदर कोई चीज़ में कमी बता के जो मतदाता है वो लाइन में लंबी लंबी लाइन लगा के धूप के अंदर इंतजार कर करके अपना वापस चला गया। तो ये बहुत जो अनियमितताएं हैं तो ये देखने लायक है। क्या कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है इस वोटिंग परसेंटेज डाउन आ जाने से मेवात में? हाँ, ये हो सकता है कि कांग्रेस को भी इसका डेंट लग सकता है। बावल का चुनाव मतलब 70-30 मान लो जाटों में, 70 कांग्रेस 30 भाजपा। बावल 84 की बात करें तो कांग्रेस मजबूत रहेगी वहाँ। पिछली बार करीब 94,000 से लीड की थी राव इंद्रजीत सिंह ने, तो क्या उस लीड में भी डेंट लगता हुआ दिखाई देगा? डेंट लगेगा। कितना डेंट लग रहा है? 30-40,000 का जो है ना लीड रहेगी अब की बार मेरे ख्याल। नूह की उसमें कांग्रेस अप है, बाकी जो 6 विधानसभा है उसमें 10 से 12% वोट मिलता था, वो 50% वोट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा है। जो मुकाबला जो है 20 से 25,000 वोटों के हेरफेर में ही है। अहिर पूरी तरह से राव इंद्रजीत के साथ लामबंद था, बिल्कुल लामबंद था। पहले लोग कहते थे कि भाई राव साहब को हमने देखा नहीं है, राव साहब हमारे आए नहीं, गए हैं लोगों के पास, लोगों को अच्छा भी लगा इस बात का। इसका लाभ भी मिलेगा विधानसभा चुनाव में, नुकसान नहीं होगा। हरियाणा की सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी ये, अब कहीं इस पे अब चर्चा हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। हरियाणा में कितनी सीट देखते हैं कांग्रेस की आप? कम से कम 4 से 5 सीट, 5 सीट कम से कम। मगर जिस हिसाब से आंकड़े सामने आए हैं उसमें राव साहब का हाथ ऊपर है। कैप्टन अजय सिंह यादव की भूमिका की, तो अजय सिंह यादव की भूमिका को लेकर शहर में जो चर्चाएं चल रही हैं वो अच्छी नहीं है और उनके सियासी जो भविष्य है उसको भी तय करेगी। शायद हो सकता है कि बेटे की टिकट भी ले पड़े। मैनेजमेंट तो बीजेपी का भी ऐसा ही था, कांग्रेस का भी ऐसा ही था। मैं लगभग 12 से 15 बूथ पे गया तो वहां पे गर्मी को देखते हुए कि ना तो अंदर कोई वर्कर था। मैं आपको बताऊं, बीजेपी वाले वर्कर को ये भी नहीं पता कि फार्म 17C क्या होता है। कांग्रेस वाले वर्कर फार्म 17C भी लेके आए थे। कैप्टन साहब का बहुत जगह प्रोग्राम था, किसी बीजेपी के किसी ने भी एक दिन में 24 प्रोग्राम नहीं करे, कैप्टन साहब ने 24 प्रोग्राम करे। राज बब्बर को टिकट मिलते ही जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ, कैप्टन साहब ने विरोध किया। भाई कार्यकर्ता को तो इतना ही चाहिए ना कि कैप्टन साहब नाराज हैं। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है ना यहाँ बहुत अच्छा, अगर बहुत अच्छी मेहनत कर लेते ना तो शायद यहाँ परिणाम कुछ और ही होता। फूट तो बीजेपी में भी थी। कापड़ीवास की बात करें, डॉक्टर अरविंद यादव की बात करने, मतलब बीजेपी में फूट नहीं दिखती। मैं ये नहीं कह रहा कि फूट, लेकिन सब लोग काम कर रहे थे। जैसे चिरंजीव राव जी विधायक हैं, वो मेहनत कर रहे थे, नो डाउट कर रहे थे, गाँव में जा रहे थे। तो कैप्टन साहब में और चिरंजीव राव में फर्क है। क्या भीतरघात नुकसान पहुंचा रहा है कांग्रेस को? दोनों, कांग्रेस को भी भाजपा को भी। जब संगठन नहीं है जिसके पास में, कार्यकर्ता जो है जो जिम्मेवारी नहीं निभा रहे 6 बजे तक, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा चुनाव पे। उनके जो नेता हैं 3-3 दिन 4-4 दिन तक को भवन में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बता रहे थे एक दिन में 24 कार्यक्रम करें, मंच पे दिखाई दिए। दिल और फिजिकल दोनों अलग अलग है। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, दोनों का, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन अजय सिंह यादव, दोनों का भविष्य कहीं ना कहीं इन परिणाम पर टिका हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो है। मन तो जी कोई दिखा नहीं सकता अपना, मन से नहीं थे, वो तो विद्यार्थी जी बताएंगे। बाकी कांग्रेस अप है और विधानसभा में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कांग्रेस का भविष्य भगवान करे उज्जवल हो। देखो कांग्रेस मर नहीं रही, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस को मार रहे हैं कांग्रेस के नेता। विधानसभा में अभी शुरुआत है, अब देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। विद्यार्थी जी पुत्र मोह भी त्याग करना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को। देखिए, पुत्र मोह की बात आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि भाजपा भी उसमें वैसी ही है। मैं चाहता हूँ परिवारवाद की बात ना करें, बीजेपी में ज्यादा है। अमित शाह जी के लड़के जय शाह जी है, तो बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर छठे चरण में मतदान हो चुका है। अब बारी है चुनावी गुणाभाग की। लगातार तमाम लोगों की ओर से हार जीत का अंतर बताया जा रहा है, वहीं कहां पर कितने वोट मिले इसकी लगातार चर्चा की जा रही है। तमाम प्रत्याशियों की ओर से भी देर रात तक इसी का गुणाभाग किया गया, आखिर कितने वोट कहां से मिले, क्योंकि जातिगत समीकरण अब की बार हावी दिखाई दिया है। एक और जहां जो अहिर मतदाता थे पूरी तरह से लामबंद दिखाई दिए बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के साथ, वहीं जो पंजाबी की बात करें, क्योंकि तमाम दोनों पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था कि पंजाबी उनके साथ हैं, लेकिन जब मतदान होता हुआ दिखाई दिया कहीं ना कहीं पंजाबी मतदाता भी कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया और बताया जा रहा है कि 50-50% जो पंजाबी मतदाता कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ है। ऐसे में
जो पंजाबी मतदाता के डिवाइड होने से कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करने की जब जो वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि लगातार चिंता व्यक्त की जा रही थी, जिस तरह से भीषण गर्मी थी, हीट वेव चल रही थी, कहीं मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले। रेवाड़ी सहित गुरुग्राम या मेवात तीनों जगह की बात करें, करीब जो 59.25% जो मतदान हुआ है, वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि 60.7 तक ये मतदान गया है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि जब 2019 आम चुनाव हुआ था उसमें यह आंकड़ा 67.33 तक पहुंचा था। ऐसे में कहीं ना कहीं करीब 6% जो मतदान वह कम हुआ है, वो किस पर असर डालेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो 25,84,936 मतदाता थे, उसमें से महज करीब बात करें तो 15,31,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ऐसे में जरूरी था कि लोग घर से बाहर निकले। लगातार हम 5 साल तक अपने उम्मीदवारों को खोजते हैं, लेकिन जब मत की बारी आती है कहीं ना कहीं उसमें चूकते हैं और उसके बाद लगातार फिर वही रवैया शुरू हो जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया। ऐसे में हार जीत का आंकड़ा क्या रहेगा, किस कास्ट वाइज क्या अंतर है, कौन सी कास्ट किसके साथ खड़ी रही, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ साकेत धिंगड़ा जी मौजूद है, तमाम जो आंकड़ों की बात करते हैं बेहतर तरीके से रखते हैं और शहर के तमाम मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी, पत्रकार साथी धनेश विद्यार्थी जी। मेवात में लंबे समय तक पत्रकारिता की है, मेवात के हालात क्या है, क्योंकि मेवात की बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं वहां का भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा पहले के मुकाबले। करीब अराउंड की बात करने की औसत करते करीब 63% वहां पर मतदान हुआ है। इनके अलावा बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रीतम सिंह जी, अमर उजाला के पहले ब्यूरो चीफ रहे, वर्तमान में दैनिक जागरण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बावल की बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं बावल से आते तो बावल के क्या माहौल है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया था कि जाट वैसी लामबंद होकर कांग्रेस के लिए वोट करेगा, आखिर वो कितना लामबंद हो पाया, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साकेत धिंगड़ा जी से, आखिर वो किस तरह से देखते हैं। साकेत जी, किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? जी, इसमें लगभग जो है पिछली बार 67% वोटिंग हुई थी, इस बार 61% हुई है। लगभग 6% का अगर हम आंकड़ा लगाएं तो लगभग 1.5 से 2 लाख मतदाता है जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन ऑफिस का भी, इलेक्शन जो कमीशन है उसका भी है कि 9 तप्पा कल से चालू हुआ था और इतनी भीषण गर्मी थी, बूथ के ऊपर कूलर की व्यवस्था तक भी कई जगह नहीं थी। शिकायतें करने के बाद कह रहे हैं कि इस बार नगर परिषद रेवाड़ी को ठेका दिया था कि कूलर का और इनका अरेंजमेंट करने के लिए, पर अरेंजमेंट प्रॉपर हो नहीं पाया जिसकी वजह से मतदान कम हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मतदान कम हुआ है। इससे नूह के अंदर जो है वो लगभग 10% वोट कम हुआ है, तो चिंता का विषय है जी। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन देख तो लंबा चुनाव खींचता गया और कहीं ना कहीं जब गर्मी चरम पर है उस टाइम मतदान हो रहा है, उसका भी असर कहीं दिखाई दे रहा है जी। 7 चरणों में चुनाव कराया है इलेक्शन कमीशन ने और लगभग 1.5-2 महीने का ये प्रक्रिया चली। 1 महीने के अंदर अंदर जो है हमने कहीं देखा कि फॉरेन कंट्रीज में, विदेश में इतना लंबा चुनाव होता नहीं है, तो जितनी लंबा चुनाव खींचेगा तो मतदान प्रतिशत कम होगा। कई जगह तो ये भी देखने का आया कि जैसे नूह के अंदर भी कल एक वीडियो आ रही थी कि इलेक्शन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे और इन्होंने कई जगह वोटिंग भी नहीं करने दी, किसी की डॉक्यूमेंट्स में कमी बता के, किसी के अंदर कोई चीज़ में कमी बता के, जो मतदाता है वो लाइन में लंबी लाइन लगा के धूप के अंदर इंतजार करके अपना वापस चला गया। तो ये बहुत जो अनियमितताएं हैं, तो ये देखने लायक है जी। देखिए, जिस तरह से कहा कि मेवात में वोटिंग में कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि परेशान किया गया और उस लेवल पे वोटिंग नहीं हो पाई, लोगों को परेशान किया गया, इसके चलते लोग वोट नहीं डाल पाए। इसमें कितनी सत्यता है वो भी जानेंगे। हमारे पास धनेश विद्यार्थी जी मौजूद है। मेवात की बेहद खास उन पर पकड़ है क्योंकि लंबे समय से पत्रकारिता की है। सर, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से आरोप है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा? अमित जी, ये बात सही है कि आपकी बार जो मतदान का प्रतिशत जो था वो कम गया है और उसकी वजह भी साफ तौर पे ये मानी जा रही है। कुछ गर्मी को भी माना जा रहा है, कुछ नेताओं के जो वादे हैं उनके खिलाफ भी जो लोगों के, जो नेताओं के जो बयान थे, उसका भी असर देखने को मिला है। जिस तरह से विरोध बता रहे थे लेकिन विरोध दिखा नहीं ना। विरोध तो कहीं ना कहीं वोट ज्यादा होती है यदि विरोध था तो नहीं। क्या है कि कई फैक्टर इस पर काम करते हैं मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और घटाने के लिए। अगर मेवात की बात करें, नूह मेवात की, तो उसमें 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, विधानसभा क्षेत्र है, नूह है, फिरोजपुर झिरका है, पुनाना है, तो तीनों में कांग्रेस के विधायक थे
और अगर वहाँ जो है 80% तक मतदान जाने की संभावना थी, मगर ये भी एक आशंका जताई जा रही थी कि जो सिस्टम है उसको नर्वस कर दिया जाएगा। मगर ये क्या हुआ, क्यों चुनाव जो है, क्यों मतदान प्रतिशत वो रुक गया, ये एक बड़ा क्या कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है इस वोटिंग परसेंटेज डाउन आ जाने से मेवात में? हाँ, ये हो सकता है कि कांग्रेस को भी इसका डेंट लग सकता है। और दोनों पार्टियां ये अच्छी खबर नहीं है कि किसी के साथ में भी जो भीतरघात की जो बात है, कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ा उम्मीद लगाए बैठी बात है। वहाँ ज़्यादा उम्मीद थी, 70% से ज़्यादा मतदान की उम्मीद लगाई हुई थी, मगर जो है जो कम मतदान हुआ तो 6-7% का जो नुकसान है वो भाजपा को या कांग्रेस को जरूर झेलना पड़ेगा, और कांग्रेस को तो जरूर झेलना पड़ेगा। प्रीतम सिंह जी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे आखिर क्या बावल की किस तरह से स्थिति देखते हैं आप? बावल का चुनाव से शुरुआत में यह था कि भाई जाट लामबंद हो गए, कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कल चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला, इतना लामबंद नहीं थे, वोट परसेंटेज ज़्यादा रहा, शायद 60-70 के आसपास जो परसेंटेज है जाटों में गई है। पहले ये था कि भाई 80-90 तक जाट जो कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस को भी वोट की है और भाजपा को भी वोट की है। जाटों के गांव में से जहां 700 वोट है पोलिंग हुई है, वहाँ 300 से 400 वोट कांग्रेस भाजपा को मिल रही है। दोनों उम्मीदवारों में, क्योंकि वहाँ पर जेजेपी भी मौजूद थी, राव इंद्रजीत और राज बब्बर, क्या रेशो देखते हैं आप? के लोगों ने ही भाजपा को या कांग्रेस को वोट की है, इनका इतना वजूद नहीं है, दोनों कांग्रेस और भाजपा में ही है। पर हाँ, ये है कि मतलब 70-30 मान लो जाटों में, 70 कांग्रेस 30 भाजपा, ऐसे ही जो ऐसी वोट है वो 80 तक परसेंटेज की है कांग्रेस के समर्थन में। अगर बावल क्षेत्र की, बावल 84 की बात करें तो कांग्रेस मजबूत रहेगी वहाँ। अगर बावल विधानसभा क्षेत्र का जो खोल्ड बेल्ट है वहाँ अगर देखें तो वहाँ पिछली बार करीब 94,000 से लीड की थी राव इंद्रजीत सिंह ने, तो क्या उस लीड में भी डेंट लगता हुआ दिखाई देगा? डेंट लगेगा। कितना डेंट लग रहा है आपको? 30-40,000 का जो है ना लीड रहेगी अब की बार मेरे ख्याल से। देखिए, कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जी का कहना है कि करीब 30 से 40,000 का डेंट इस बार लग रहा है। इसमें समझा जा सकता है कि कांग्रेस को अब की बार लोगों ने वोट किया है, कितना मुखर होकर वोट किया है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं डेंट जरूर लगता है। अब की बार कहीं ना कहीं लगातार दावे किए गए कि पंजाबी मतदाता गुरुग्राम लोकसभा में निर्णायक होंगे। कितने निर्णायक रहे, क्योंकि उनकी जो परसेंटेज थी, क्योंकि पिछले आम चुनाव की बात करें 2019 की, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पंजाबी मतदाता था पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। इस बार कितना डेंट लग पाया था, क्योंकि जो कांग्रेस की ओर से अब की बार पंजाबी समुदाय से राज बब्बर को उतारा गया था। हमारे साथ साकेत धिंगड़ा जी, उनसे जानेंगे आखिर कितने % वो डेंट लगा पाए हैं। जी, बीजेपी के वोट में बहुत ज़्यादा डेंट लगा। मैं आपको बताऊं कि नूह की जो तीनों जो बताई, नूह, फिरोजपुर, जिरका, पुनाना जो है यहाँ से कांग्रेस का विधायक है और यहाँ से कांग्रेस ही अप रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अभी भी कांग्रेस ही अप रहेगी। जहाँ तक बात है बावल की, तो बावल के अंदर पहले कांग्रेस को 10 से 12%, 15% मैक्सिमम वोट मिले थे। अब वहाँ पे भी आपको 50-50% जो है वहाँ पे भी डेंट लग रहा है बीजेपी को। पंजाबी मतदाता पहले 10%, 12% जो है कांग्रेस को वोट देता था, वो 50% से ऊपर इस बार जो पंजाबी मतदाता है उन्होंने वोट दिया है। आपकी बादशाहपुर के अंदर जो है पिछली बार से ज़्यादा जो है कांग्रेस को वोट मिलेगी, तो वहाँ भी भाजपा को डेंट लग रहा है। तो आप देखो कि जितनी भी गुड़गांव के अंदर जो सीट है, पटौदी के अंदर है, वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट लग रहा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। रेवाड़ी 3 जो सीट है नूह की, उसमें कांग्रेस अप है। बाकी जो 6 विधानसभा है उसमें 10 से 12% वोट मिलता था, वो 50% वोट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा है। और ये हार जीत का मार्जिन सिर्फ 20 से 25,000 वोट तो वही रहेगा। कांग्रेस अप है क्योंकि रेवाड़ी के अंदर 50% ज़्यादा मतदाता पंजाबी वोटर जो है वो सारा कांग्रेस में ट्रांसफर हुआ है, जो 10% था। अगर हम 40% का देखें तो 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा बैठता है। तो पिछली बार करीब 84,000 की लीड ली थी जो बीजेपी प्रत्याशी थे, उस लीड में कितना डेंट आप देखते हैं?
जी इस बार 84,000 की जो लीड थी वो आधी रह गई, आधी से भी कम है यहाँ तो। और बावल के अंदर हो सकता है कि 10 से 15,000 वोटों से कांग्रेस अप हो जाए। तो ये अगर 10,000 वोटों से भी कांग्रेस अप होती है तो 1 लाख वोट का डेट तो यहीं लग गया बावल के अंदर, और 50,000 60,000 वोट का रेवाड़ी में लग गया, तो 1.5 लाख तो यहाँ हो गई। उसके बाद गुड़गांव के अंदर जो पंजाबी वोटर ने वोट करा है, तो कहीं ना कहीं मिला के जो मुकाबला जो है 20 से 25,000 वोटों के हेरफेर में ही है जी। एक लगातार बात की जाती है कि जो पंजाबी मतदाता गुरुग्राम, रेवाड़ी, तमाम जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर वोट करेगा, वो मार्जिन किस तरह से तक, कितने लेवल तक वो गया है? जी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 10% वाला मार्जिन था 50% से ऊपर हो गया। पंजाबी मतदाता ने इस बारी बहुत ज़्यादा कांग्रेस को वोट करा है, और लगभग अगर हम करें कि 17-18% अहीर है, 20% जो है मेवातियों के जो वोट 3 सीटों के आते हैं वो एक तरफा वोट पोल हो रहे हैं। तो इस समीकरण के हिसाब से हो सकता है कि राज बब्बर जी जो है 25,000, 30,000, 40,000 वोटों से भी जीत जाए जी। अहीर जितना लामबंद हुआ, अहीर पूरी तरह से एक तरफा दिखाई दिया काफी हद तक राव इंद्रजीत सिंह, क्या पंजाबी उस लहजे में दिखाई नहीं दिए कि जिस तरह से अहीर लामबंद होता हुआ दिखाई दिया? जी ये तो मैंने आपसे सुना है जी, उस अहीर के अंदर भी जो है वोट का कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो वहां से भी जो है कांग्रेस को वोट मिली है, कांग्रेस को सारी बिरादरी से ही वोट मिली है। जो 10% 70-80% जो मतदाता था, वो जो अहीर मतदाता वो पूरी तरह से 70% मतदाता अभी भी जो बीजेपी के साथ था, 60-70% जो है, पर इसमें जो है कि 10 से 15% वोट का भी डेंट लग गया, और बाकी जगह कवरिंग हो रही है कांग्रेस की। बावल के अंदर हो रही है, आपकी रेवाड़ी के अंदर हो रही है, गुड़गांव के अंदर हो रही है, सोना के अंदर हो रही है, बादशाहपुर के अंदर कवरिंग हो रही है। जब 10% वोट थे, अब वहाँ 50-50% की बात हो रही है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हर विधानसभा से लगभग 50,000 60,000 वोटों का जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये लीड जो है 3-3.5 लाख की जो लीड है मेवात की, वो कैसे टूटेगी? उसके लिए तो कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ भी 50-50% वोट मिल रहे हैं, और जो नूक एक तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए, जिस तरह से साकिब जी का कहना है कि जिस तरह से लगातार पिछली बार मार्जिन डाउन था, अब की बार कांग्रेस अप कर रही है, ऐसे में प्रत्येक जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अप होगी, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। हम एक बार बात कर ले कि इस बार जो वोट परसेंटेज रही, बादशाहपुर की बात कर ले, क्योंकि बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा है हरियाणा की, 4,94,000 यहाँ पर मतदाता है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज रही महज 56% पर सिमट गई। बावल में कुल भी कहा जा सकता है कि ठीक वोट परसेंटेज रही 63%, 63% यहाँ पर वोटिंग हुई है। वहीं फिरोजपुर जिस पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नजर थी कि यहाँ पर बड़ा इंटेक, बड़ा उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक यहाँ से मिलेगा, और 63% जो कि 80% तक उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 63 पर सिमट गया। वहीं गुरुग्राम सबसे बादशाहपुर के बाद सबसे बड़ी विधानसभा है, 4,24,000 के आसपास यहाँ पर मतदाता है, और यहाँ पर भी महज 51% मतदान ही हो सका। ऐसे में समझा जा सकता है कि आधे लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। नूह की बात कर ले, 62.70%, पटौदी 62.50%, पुन्हाना 60%, रेवाड़ी ने रिकॉर्ड मतदान किया, हालांकि पहले के मुकाबले कम था, लेकिन 9 विधानसभा गुरुग्राम की बात करें तो सबसे ज्यादा 64.10% उन्होंने मतदान किया। ऐसा समझा जा सकता है कि रेवाड़ी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काट दी गई है, ऐसे में सब जो लोग हैं मुझे ज्यादा वोट करें, शायद उसका असर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं सोना की बात करें तो 61% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ऐसे में किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से मेवात की बात करें, धिगड़ा जी बता रहे कि कांग्रेस अप है और जो वोट परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में बढ़ा है, तो उसका क्या रहेगा, आप किस तरह से देखते हैं? अमित जी, मैं 2 आंकड़े जो दर्शक हैं उनके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक आंकड़ा जो है वो पूरे हरियाणा का है, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं इस बार चुनाव के, लोकसभा चुनाव के। अगर बात करें तो जो कुल मतदाता जो थे पूरे हरियाणा में, वो 2,76,768, और उसमें से पोल जो हुआ है वो 1,28,84,347, यानी कि 64.2% मतदाताओं ने अपना जो है हिस्सा डाला है। अब इसी के साथ में अगर बात की जाए रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 7,26,941 मतदाता थे कुल, और उनमें से 4,67,874 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और ये जो परसेंटेज है वो 64.4% मतदान है। यानी कि आप लगाइए कि हरियाणा से जब पूरे ऑल ओवर हरियाणा की अगर बात करते हैं तो 0.2% जो है वो रेवाड़ी के मतदाताओं ने, रेवाड़ी जिले के मतदाताओं ने वो अधिक
मतदान किया है। इसके लिए रेवाड़ी के सभी जो मतदाता है वो बधाई के पात्र है और जिला प्रशासन है उसकी मेहनत भी कहीं ना कहीं रंग लाई। लेकिन पीछे वाले आम चुनाव की बात करें 2019 तो उसके मुकाबले काफी कम, के 7 अराउंड रहा है। कहीं ना कहीं खामियाजा किसको भुगतना पड़ सकता है इसका? देखिए, अब अगर ये पोलिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो दोनों जो उम्मीदवार हैं जिस हिसाब से परिवर्तन आया है, 385 की पिछली बार लीड थी राव इंद्रजीत सिंह साहब की, तो वो जो है उनका जो आंकड़ा है वो भी यदि कम पोलिंग परसेंटेज है ये उनको भी प्रभावित करेगा। और दूसरा व्यक्ति जो जीत के लिए कोशिश कर रहा था, जीतना चाह रहा था, जो मैदान में था, कांग्रेस और भाजपा चुनाव मुख्य तौर पर देखा गया क्योंकि दूसरे उम्मीदवार जो थे वो कहीं ना कहीं गौण होते चले गए धीरे धीरे, तो सीधी नेक टू नेक फाइट थी। एक राव समर्थक के जोर से रिकॉर्ड जीत की बात की जा रही थी, 384 में से अप होगा या डाउन जाएगा, क्या आप देखते हैं? देखिए, अब ये सुनिश्चित है कि जो जीत का मार्जिन है, जीत का जो अंतर है वो बहुत कम होगा। ठीक है, लाखों में हो सकता है कि लाख से भी कम आ जाए, कोई बड़ी बात। प्रीतम जी, आप किस तरह से देखते हैं, कितना मार्जिन 384 में से कितना डाउन जा रहा है? देखो, अभी बात कर रहे थे कि मेवात में तीनों सीट जीतेंगे कांग्रेस, साकिब जी कह रहे थे, रेवाड़ी में भी जिता रहे हैं, बादशाहपुर में जिता रहे हो। आप मेरे को ये बताओ कि पिछली बार की तुलना में अब की बार जो वोट परसेंटेज कम हुआ तो वो नुकसान किसका रहा? पिछली बार 17,000 के आसपास लीड थी राव इंद्रजीत को, हिंदू वोट तो की है ना, वहाँ जाकिर हुसैन भी मजबूत नाम है, वो राव इंद्रजीत के साथ है, तो उसका भी वजूद है, 10-20 हज़ार का वोटों का वजूद तो उसका भी होगा, तो ऐसे में वहाँ राव इंद्रजीत को लीड बढ़ेगी। पिछली बार करीब 84,000 वोट राव इंद्रजीत सिंह को मिली थी, तो क्या उसमें तो अब बढ़ेगी, वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। जब वहाँ इतने बड़े कद के नेता साथ हैं तो लाख से ज़्यादा तो वहाँ से लीड मिलेगी उसको, तो राव इंद्रजीत को वहाँ से फ़ायदा है। रेवाड़ी में मान लिया, रेवाड़ी में कि पिछली बार की तुलना में अब की बार कम मिलेगी वोट, ठीक है, पर नुकसान कहाँ है? हार थोड़ी ना रहा है वो, बावड़ से हार थोड़ी ना रहा है, लेकिन जो मार्जिन था पिछली बार 94,000 का मार्जिन था, उसमें तो डाउन जा रहा है ना। परसेंटेज कम हुआ है। यदि 94 से जैसे आप 40,000 घटा रहे हैं तो 40,000 है, तो वो पिछली बार 385 380 से जीता था ना, मार्जिन कम हो जाएगा। आप कितने डेड तो लग रहा है ना। हम ये टीवी में देख के आंकड़े सुनते थे कि पंजाब में ये हुआ, दिल्ली में ये हो गया, महाराष्ट्र में ये हो गया, रेवाड़ी में तो हमने देखा है ना, या ग्राउंड पे देखा है, शहरी मतदाता निकला है, यहाँ गाँव में निकला है, ज्यादा मतदाता निकला है, जाट बटा है, हरिजन भी बटा है। अहीर पूरी तरह से राव इंद्रजीत के साथ लामबंद था, बिल्कुल लामबंद था। क्या विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ सकता? जिस तरह से अहीर लामबंद हुए, यदि गैर अहीर लामबंद हो गए तो क्या खामियाजा भुगतना नहीं पड़ सकता? गैर अहीर कौन? आप बताओ, गैर अहीर कौन? राजपूत साथ है भाजपा के, पंडित साथ है भाजपा के, बनिए साथ है भाजपा के। बता दो, जब राजपूत ने भी कम वोट किया है अपनी बार। कहाँ कम किया? अब कहने को तो कोई भी कुछ कहे, पंजाबी डेंट लग गया, पंजाबी कितना साकिब भाई बोल रहे थे कि 50-50 40% मुश्किल से 40% वोट कांग्रेस के पक्ष में गया होगा। 40 तो गया ना पिछली बार। तो ये तो इतना तो फर्क पड़ता ही है। ये तो कुछ कैंडिडेट का भी विरोध होता है, कुछ सरकार का भी विरोध होता है, तो ये तो फर्क पड़ता है इतना। राव साहब की ओर से बताया गया कि 384 से यदि डाउन गए तो वो हार मानी जाएगी। ऐसी बात नहीं है, जीत तो जीत ही होती है। सीपी यादव जोशी एक वोट से हार गए तो जीत होती ना, यहाँ से जीतेगा। आप कितनी वोट से जीत मान रहे हैं? 1,00,000 के आसपास। लेकिन ये हार ना मानी जाए कि एक इतने बड़े कद का नेता। यूँ तो आप अगर भाई यूँ कहना चाहो कि भाई ये विद्यार्थी जी हैं, ये तो भाई हार गए, एक वोट से हार गए तो हार गए, को जीत नहीं, जीत तो जीत ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये है कि लेकिन क्या मार्जिन कम होना, राव का विरोध का भी असर था? राव का विरोध भी जमीनी स्तर पर था, कुछ लोग कर रहे थे ना। अब की बार राव साहब ने काफी चेंज किया है, लोगों के पास गए हैं ग्राउंड में, पहली बार आपसे देखा है, हमने भी देखा है, ये बात सही है। क्या अब की बार ज्यादा लोगों के पास है? लोगों के पास गए हैं। जो पहले लोग कहते थे कि भाई राव साहब को हमने देखा नहीं है, राव साहब हमारे आए नहीं है, गए हैं लोगों के पास, लोगों को अच्छा भी लगा इस बात का। इसका लाभ भी मिलेगा विधानसभा चुनाव में, नुकसान नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से ये जो कुछ जो पत्रकार साथी हैं उनका मानना है कि मार्जिन डाउन जा रहा है, वो 1 लाख तक कहीं ना कहीं जीत उसमें बता रहे हैं। हमारे एक साथी है, एडवोकेट सैफोलॉजिस्ट बताते हैं चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने भी एक डाटा भेजा था, उसको एक बार साझा कर लेते हैं। उनके अनुसार बावल में कांग्रेस को 45,000 और बीजेपी को 94,000, रेवाड़ी में कांग्रेस को 51,000 और बीजेपी को 98,000, पटौदी में कांग्रेस को 44,000, बीजेपी को 1,10,000, गुरुग्राम में 68,000 कांग्रेस को और बीजेपी को 1,40,000, वहीं बादशाहपुर
बादशाहपुर में कांग्रेस को 83,000 और बीजेपी को 1,74,000। सोना में कांग्रेस को 71,000 और बीजेपी को 90,000। नूह की बात कर लें, क्योंकि नूह कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे बड़ी जो उम्मीदें थी मेवात की तीनों विधानसभा सीट से थी, जिनमें नूह में कांग्रेस को 95,000 और बीजेपी को 33,000। वहीं फिरोजपुर जिरका की बात करें तो कांग्रेस को 1,19,000, वहीं बीजेपी को 23,000 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि उनके अनुसार यदि चरण सिंह जी का डेटा सही मान लिया जाए तो पुनाना में कांग्रेस 96,000 व बीजेपी को महज 22,000 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, कोई ना कहीं जिन भी लोगों से बात करते हैं ये जरूर बताया जा रहा है कि जो मार्जिन था 3,84,000 का, उसमें डेंट लग रहा है। लेकिन कितना डेंट लग पाएगा, क्योंकि मुकाबला कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब की बार लोगों ने वोट किया, लेकिन जिस तरह से मेवात में वोट परसेंट कम रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो वोट परसेंटेज कम हुई और पिछले साल के मुकाबले महज 1 लाख वोट ज्यादा लोगों ने मतदान किया, जबकि जो वोटिंग जो लोगों की मतों की संख्या थी वो 5 लाख से ज्यादा बड़ी थी। लेकिन लोगों ने वोटिंग में अपनी रुचि नहीं दिखाई, उसका खामियाजा शायद दोनों ही पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। साकेत जी से बात करेंगे, क्योंकि फिर वही घूम के आते हैं कि पंजाबी वोट आखिर किस ओर गया है। साकेत जी किस तरह से देखते हैं आप? जी, आपके ही जैसे हम चर्चा कर रहे हैं अभी ये कि अनुमान जो आपने अभी बताया सारा, कि पिछले चुनाव में तो हमने अनुमान नहीं करा था, हरियाणा की सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी ये। अब कहीं इस पे अब चर्चा हो रही है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। आपकी मार्केट में राव साहब आए थे जिन्होंने कहा था कि मेरे को डर लग रहा है कि मतदाता जो है वोटिंग परसेंटेज कम होगी, तो उनको डर है। बीजेपी मतदाता बाहर निकला ही नहीं। बीजेपी तो आपका कहना है कि हाँ, एंटी मतदाता बाहर निकला है। बीजेपी मतदाता वोट डालने ही नहीं निकला, क्योंकि बीजेपी के ऐसे वोटर हैं साइलेंट, अगर वो वोट डालेंगे तो बीजेपी को डालेंगे। तो बीजेपी के जो भी जिनसे भी मेरी बात हुई थी, कोई तो घूमने गए थे, तो बीजेपी के मतदाता जो राव साहब का डर था कि मतदाता बाहर नहीं निकलेंगे, वो बिल्कुल सही हुआ कि मतदाता बाहर निकला ही नहीं। काफी संख्या रेवाड़ी में 64% मतदान हुआ। रेवाड़ी में जी 61% हुआ, 64% नहीं हुआ, पिछली बार से कम हुआ, 67% था पिछली बार। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे तो डेंट है ही है। और जो मेवात से लीड मिल रही है वो कहीं भी कवर नहीं हो रही। मेवात वाली लीड खूब हम करेंगे तो मेवात वाली लीड कवर ही नहीं हो रही, तो इस हिसाब से बीजेपी जो है डाउन है थोड़ी। लास्ट कमेंट, हरियाणा में कितनी सीट देखते हैं कांग्रेस की आप? कि कम से कम 4 से 5 सीट, 5 सीट कम से कम आएगी। गुरुग्राम लोकसभा सीट जीत या हार कांग्रेस की? जी, मैंने आपको कहा 25,000 वोटों का जो है हेरफेर है, कुछ नहीं कह सकते, पर कांग्रेस अप है। नॉर्थ इंडिया से जो बीजेपी को लगभग 50 से 60 सीटों का नुकसान हो रहा है, पूरे इंडिया में कहीं उसकी कवरिंग नहीं हो रही। ऐसे ही मेवात का जो वोटर है जो नुकसान हो रहा है, राव साहब उसकी कवरिंग कहीं कर ही नहीं पा रहे। विद्यार्थी जी किस तरह से देखते हैं, राव साहब हार या जीत? देखिए अमित जी, आज का जो परिदृश्य है, अभी तक तो 4 तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मगर जिस हिसाब से आंकड़े सामने आए हैं उसमें राव साहब का हाथ ऊपर है। कितने वोट मान लिया जाए, एक मोटा मोटा आंकड़ा, क्योंकि लगातार आप भी कल से जोट गड़ा गुड़ा भाग में लगे हुए हैं? देखिए, ये जो आंकड़ा है वो 1 लाख से ऊपर का दिखाई दे। प्रीतम जी आप किस तरह से देखते हैं? विद्यार्थी जी किन को हरा रहे हैं? कांग्रेस को हरा रहे हैं। कांग्रेस को हरा रहे हैं, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी जी कल घूमे हैं, इन्होंने देखा है कि कितने बूथ थे जिन पर कांग्रेस के एजेंट ही नहीं थे। तो सबको पता है कि गुड़गांव में क्या हो रहा है। कितने से जीत मानते हैं आप? हाँ, लाख के आसपास से जीत हो जाएगी। पूरे चुनाव में कैप्टन अजय सिंह यादव की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? भाई, वैसे तो चुनाव हो चुके हैं, इस लास्ट के 2 दिन में निकले भी हैं, वो संदिग्ध भूमिका है। विद्यार्थी जी आप किस तरह से देखते हैं? अमित जी, मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं कि गुड़गांव यदि संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 25 लाख से ज़्यादा मतदाता थे, और इस बार 15 लाख मतदाताओं का मतदान करना और 10 लाख से कम मतदाता जो है वो उनका अपने घरों में रहना एक बड़ा संकेत है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरी बात जो आप साथी से अभी पूछ रहे थे कैप्टन अजय सिंह यादव की भूमिका की, तो अजय सिंह यादव की भूमिका को लेकर शहर में जो चर्चाएं चल रही हैं वो अच्छी नहीं है, और उनके सियासी जो भविष्य है उसको भी तय करेगी। शायद हो सकता है कि बेटे की टिकट भी ले पड़े। जिगना जी आप कांग्रेसी समर्थक रहे, कांग्रेस के लिए बोलते रहे हैं, बात हम ये नहीं कैप्टन के क्या भूमिका थी इस पर बात नहीं करते।
कहीं ना कहीं कांग्रेस में फूट दिखाई दी और उसका खामियाजा शायद ग्राउंड स्तर पर, क्योंकि पोलिंग बूथ 3:30 बजे आप उखड़ जाते हैं आपके पोलिंग बूथ में। एक पोलिंग बूथ की बात कर लेता हूं, गढ़ी बोनी रोड पे जो डीडीपी ऑफिस है उसके बाहर, जो बीडीपी ऑफिस है उसके बाहर से 3:30 बजे कांग्रेसी अपना बूथ समेट के ले जाते, जबकि वहां पे बीजेपी का जो बाहर जो टेंट लगा हुआ था उस पर लोग लंबी कतारें लगी हुई थी। क्या इसका असर नहीं देखते कि एक तो आपके पास ये भी आरोप लग रहे हैं कि पैसे देकर बैठाए गए वहां पर जो टेंट लगाए गए, मतलब कार्यकर्ता जो आपका वो नहीं बन पाया, जो संगठन नहीं बन पाया, फिर जो जिन लोगों की टिकट कटी थी उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध थी। यदि तमाम नेता इकट्ठा होकर तो राजभर को शायद बेहतर स्थिति में होते। जी, मैनेजमेंट तो बीजेपी का भी ऐसे ही था, कांग्रेस का भी ऐसा ही था। मैं अपने वार्ड की ही लूँ, दूसरे वार्ड की लूँ, मैं कहीं मैं लगभग 12 से 15 बूथ पे गया तो वहाँ पे गर्मी को देखते हुए कि ना तो अंदर कोई वर्कर था, कई जगह तो ऐसा भी था जहाँ पे वर्कर ही अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन वो कैसे भी थे, बीजेपी के डटे हुए थे ना लास्ट टाइम तक। आपके तो 3:30 बजे भाग गए, नहीं, टेंट छोड़कर। 6:30 बजे हमारे बूथ से 6:30 मैं 7 बजे हमारे बूथ नंबर 164 मैं अभी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से 3:30 बजे बूथ काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बीजेपी वाले वर्कर को ये भी नहीं पता कि फार्म 17C क्या होता है। कांग्रेस आंकड़ों में फार्म 17C भी लेके आए थे। धीरज जी, आंकड़ों में मत फंसाओ, बात ये बताओ कि 3:30 बजे क्या ये अच्छी तस्वीर है जिस तरह से 3:30 बजे कोई भी ऐसा मेरे को तो नहीं नॉलेज में है। बाकी हमारे बूथ से 6 बजे पोलिंग खत्म हुई, 7 बजे तक वो अंदर, क्या ये मानते हैं कि जब तक मशीन सील नहीं हो गई तब तक जो पोलिंग एजेंट अंदर ही थे। क्या ये मानते हैं कि जिस तरह से जो कांग्रेसियों की गुटबाजी थी या भीतर घात का कहीं ना कहीं डर है, यदि इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते तो शायद बेहतर होता है? ये तो बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ, बीजेपी में भीतर घात है, बीजेपी में ज्यादा है, बीजेपी वाले बता लेंगे आपको, बीजेपी में ज्यादा है, कांग्रेस में मेरे को तो दिखी नहीं। कैप्टन साहब का बहुत जगह प्रोग्राम था, किसी बीजेपी के किसी ने भी एक दिन में 24 प्रोग्राम नहीं करे। कैप्टन साहब ने 24 प्रोग्राम करे, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे लास्ट स्टेशन नगर का प्रोग्राम हो रहा है, 11:30 तक 24 प्रोग्राम एक दिन में हो रहे हैं। तो आप ये इसको आप क्या कहेंगे? डेट और बता दो ना कब हुए थे वो कांग्रेस की भीतर घात, वो डेट और बता दो एक बार कब हुए थे, कब प्रोग्राम। राज बब्बर को टिकट मिलते ही जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ, कैप्टन साहब ने विरोध किया। कैप्टन साहब यहाँ पे क्या था कि भाई कार्यकर्ता को रोशन को दे दो टिकट दी। हाँ, वो करीना और ने किसका नाम लेता, भाई कार्यकर्ता को तो इतना ही चाहिए ना कि कैप्टन साहब नाराज हैं। सच बात ये है कि अगर यहाँ का जो नेतृत्व, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है ना यहाँ, बहुत अच्छा, अगर बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हैं ना तो शायद यहाँ परिणाम कुछ और ही होता। फूट तो बीजेपी में भी थी, कापड़ीवास की बात करें, डॉक्टर अरविंद यादव की बात कर रहे, तमाम लोग ये वहाँ पर दिखावा। हाँ, सब लोग अलग अलग अपनी अपनी जगह काम कर रहे थे। मतलब बीजेपी में फूट नहीं दिखती। मैं ये नहीं कह रहा कि फूट, लेकिन सब लोग काम कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। कांग्रेस भाई जैसे चिरंजीव राव जी विधायक हैं, वो मेहनत कर रहे थे, नो डाउट कर रहे थे, गाँव में जा रहे थे। तो कैप्टन साहब में और चिरंजीव राव में फर्क है। क्या भीतर घात का नुकसान झेलना पड़ सकता है किनको? कांग्रेस को। हाँ, झेल ही तो रही है। मैं कहता रहा हूँ, अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के जो नेता है वो सही ढंग से काम कर लेते तो शायद 4 तारीख को परिणाम कुछ और होते। क्या भीतर घात नुकसान पहुंचा रहा है कांग्रेस को? दोनों को, कांग्रेस को भी, भाजपा को भी। बीजेपी के पास एक बड़ा कार्यकर्ता है बूथ संभालने के लिए भी, लेकिन आप लोग यहाँ जो कांग्रेस के लोगों के पास तो 3:30 बजे टेंट उखड़ जाता है। देखिए, अब इनका मैनेजमेंट क्या था, कैसा, जब संगठन नहीं है जिसके पास में, कार्यकर्ता जो है जो जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है 6 बजे तक, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा चुनाव पे। उनके जो नेता हैं, नेता 3-3 दिन 4-4 दिन तक वो भवन में रहते हैं। राज बब्बर जी आते हैं, फिर उसके बाद में वो कंपनी के लिए इनके डर तो होगा ना, करते हैं। आप किसी कैंडिडेट की टिकट काट देते हैं जो 4 साल से पसीना बहाता है अपने क्षेत्र को मजबूत करने, लास्ट मोमेंट उसका टिकट, नाराजगी तो जाहिर सी बात है, नाराजगी थी। अभी कार्यकर्ता क्यों बैठेगा 6 बजे तक? जाएगा ही 3 बजे बेचारा कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता का दोस्त क्या है? कार्यकर्ता का नेता ही जो जिसको नेता मान रहा है वही अगर सक्रिय नहीं है तो कार्यकर्ता। मैं आपकी बात का जो उत्तर देना चाहूँगा कि आपने कहा कि एक नेता की टिकट काट दी जाती है। मैं साफ कह देता हूँ, पूर्व मंत्री की टिकट काट दी गई और वो अपने इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को माँ कहते थे। और जब एक बात बताइए, हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो ही तो उसके लिए जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका बिल कभी आता होगा। जी जी। तो जब इन्होंने अप्लाई ही नहीं किया तो क्या सोचा जाए? जब पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कह रही है कि एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, और ये एप्लीकेशन ही नहीं देते, बोले नहीं दूंगा। क्या विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। यदि इसमें दीपक बाबरिया जी की जो अंदर खाने की खबरें आ रही है कि पार्टी स्तर पे ये कहा गया, दीपक बाबरिया जी ने ये कहा, यहाँ तक कह दिया कि जिसका चुनाव परिणाम होगा ना
वो अपना देख लेना। रेवाड़ी विधायक जी खूब अभी बता रहे थे एक दिन में 24 कार्यक्रम अरे करें, मंच पे दिखाई दिए, इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई विधायक? दिल और फिजिकल दोनों अलग अलग ये है। पैमाना क्या है, कैसे पता कौन से पैमाने से नापते हैं इस चीज को? अब इसका तो चुनाव परिणाम पैमाना साबित करेगा कि भी कहाँ तक वो सही साबित हुए, क्योंकि जब तक उस परिणाम में कोई अभिभावक है अपने बच्चे का एडमिशन करा देता है स्कूल में, तो वो स्कूल के परिणाम जब आते हैं, परीक्षा परिणाम आता है, उसको जरूर देखता है, उस पे जो है वो बच्चे को डांटा भी जाता है। ये तो माना जाए कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो, दोनों का, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन अजय सिंह यादव, दोनों का भविष्य कहीं ना कहीं इन परिणाम पर टिका हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जिगड़ जी, आप किस तरह से, किस चुनावी राजनीति, जो विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद होना है, क्या दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव परिणाम जी दोनों के लिए निर्णायक है कि कितनी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की जो है वोट बढ़ेगी। और इन्होंने, कैप्टन साहब का काम है प्रीतम जी ने, कैप्टन साहब जो है नेशनल चेयरमैन है ओबीसी मोर्चा के, तो उनकी कई जगह ड्यूटी थी, पर अपने एमएलए साहब हैं चिरंजीव राव, वो सारी जगह लगे रहे प्रोग्राम के अंदर। हमने भी देखा कहीं बहुत जगह प्रोग्राम थे लगातार, शायद उनकी तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई। विद्यार्थी जी कह रहे हैं कि मन से नहीं थे, मन का पैमाना क्या अब है? मन तो जी कोई दिखा नहीं सकता अपना, मन से नहीं थे, वो तो विद्यार्थी जी बताएंगे। बाकी कांग्रेस अप है और विधानसभा में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, और कैप्टन साहब की जो है टिकट नहीं कटेगी विधानसभा से, जैसे विद्यार्थी जी ने कहा, क्योंकि कांग्रेस को कैप्टन साहब के लड़के की, और क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार जो 10-12% था वो वोटिंग मार्जिन 40 से 50% होगा, तो कांग्रेस को फायदा है। तो जो टेंशन वाली बात है वो बीजेपी को लेने की है। प्रीतम जी, क्या देखते हैं राजनीतिक भविष्य दोनों ही नेताओं का? साकेत जी, कांग्रेस का भविष्य भगवान करे उज्जवल हो। देखो, कांग्रेस मर नहीं रही, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस को मार रहे हैं कांग्रेस के नेता। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण हुआ, सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो मतलब मजबूत नेताओं ने ना अपना खुद का वो मतलब खुद की जो साख बचाने के चक्कर में और जगह जो टिकट वितरण हुआ वो वास्तव में बहुत गलत किया। पर ये तो खैर भगवान की माया है, और मतदाता थोड़ा समझदार था कि जहाँ जहाँ उन्होंने कमजोर समझ के वोट टिकट दिलवाई ना, वहाँ अब जो मुकाबला है बहुत कांटे का हो गया। ठीक है, रही बात विधानसभा की, विधानसभा में अभी शुरुआत है, अब देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ये तो बात जाहिर है कि दोनों का राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा, राव इंद्रजीत सिंह का भी और कैप्टन अजय सिंह यादव का भी। हाँ बिल्कुल सच बात ही तो दोनों का भविष्य। यदि कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है, मोहब्बत की दुकान सजानी है और उसको चलाना है, ठीक है, तो कार्यकर्ता को जोड़ना ही पड़ेगा। अन्यथा जो है नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है ना, वो बड़ा संकट लेगा। एक बात और कहते हो विद्यार्थी जी, पुत्र मोह भी त्याग करना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को। देखिए, पुत्र मोह की बात आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि भाजपा भी उसमें वैसी ही है। विद्यार्थी जी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान सजानी है, तो ये जी मोहब्बत की दुकान चलेगी बिल्कुल। और प्रीतम जी को मैं बताना चाहता हूँ, परिवारवाद की बात ना करें, बीजेपी में ज्यादा है। अमित शाह जी के लड़के जय शाह जी है, तो बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सारे जय शाह जी से छोड़ दो कि रेवाड़ी में ये सीधा सीधा दिखा है कि यदि संगठन होता तो कांग्रेस बेहतर नजर आती, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी तो खली है ना, कांग्रेस संगठन नहीं है। इसमें जो पार्टी संगठन नहीं बना सकती, जीत कैसे बीजेपी ने पन्ना प्रमुख तक जो बना रखे थे, पर कांग्रेस में ऐसा नहीं था। तो कहीं ये तो मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो कमी खली है, यही है कमी है, तभी पिछली बार चुनाव हम हारे थे, तो इस बार भी इस वजह से हार जाएंगे। नहीं, इस बार हारेंगे नहीं, इस बार पिछली बार से बेहतर करेंगे। और हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी कांग्रेस की, 5 बीजेपी की आएंगी। पिछली बार इन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पे सवाल उठाया कि पिछली बार तो एक भी सीट नहीं आई थी, टिकट वितरण गलत हुआ, टिकट वितरण बिल्कुल ठीक हुआ, जो 5 सीटें आएंगी। ओवरऑल परसेंटेज कांग्रेस का 50% से अप जाएगा और 5 सीट आएगी जी। 4 जून को बाकी पता चली जाएगा। देखिए, जिस तरह से लगातार तमाम लोगों की हमने जो बात देख रहे थे, उसमें सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेसी समर्थक है उनका भी मानना है कि मुकाबला कांटे का है। भले ही वो मार्जिन 20 से 25 है, वो कोई भी अप डाउन हो सकता है, लेकिन बाकी जो 200 थे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जीतेंगे, लेकिन 3,84,000 का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं 1 लाख तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब असल परिणाम तो 4 जून का आएंगे, परिणाम क्या होंगे इसका खुलासा तो 4 जून को होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जिस तरह से चुनाव पहले एक तरफा बताया जा रहा था, कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं जब हम जो परिचर्चा कर रहे थे उसमें भी उसका असर दिखाया। लेकिन असल परिणाम 4 जून को आएंगे, तब तक इंतजार करना होगा। नमस्कार।